बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मेरे जो तीनों मेहमान हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। इनका तारुफ करवा के 1 मिनट का हम प्रियम्बल देंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अतर काज़मी साहब, शौकत पराज साहब और मनीफ फारूक साहब। तीनों हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, आप इनको रोज़ टेलीविज़न पर देखते हैं। 3 इशूज़ हैं आज के। एक तो यह कहा गया है कि एक सोशल मीडिया टीम बनी थी खैबर पख्तूनख्वा में और उसमें 1100 लोग भर्ती किए गए थे और 78 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए और 800 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए थे। हो सकता है ये ऐसा ही हो, लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये पैसा खर्च किया जा रहा था तो उस वक्त कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि इसको पकड़ सकता, इस पर बात कर सकता, पाकिस्तानी जो आम आदमी का पैसा है उसको बचा सकता। और दूसरा सवाल यह है कि अगर आज भी पीटीआई मकबूल होती, महबूब होती, तो क्या आज भी ये फाइल खुलती या ना खुलती। ये एक इशू है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने आज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वीज़े जारी करने का और उनको बुलवाने का अंदिया दे दिए, उनको दावतनामे दे दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन वाकई जनवरी में हो रहे हैं, लेकिन सदर साहब को यकीन नहीं है कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। सदर साहब को यकीन क्यों नहीं है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ सदर साहब ने आज हामिद मीर साहब के इंटरव्यू में करार दिया कि वह इमरान खान साहब को आज भी लीडर समझते हैं। एक तो सदर का ओहदा कहा जाता है गैर सियासी होता है और उस गैर सियासी ओहदे में सदर साहब का यह कहना, और दूसरा स्टेट एक तरफ से इमरान खान साहब को मुजरिम करार दे रही है और दूसरी तरफ जो सदर साहब हैं जो पूरी कौम को, जो पूरी स्टेट को की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो उनको अपना लीडर समझ रहे हैं। तो ये जो एक कंट्रास्ट है, तजाद है, इसको हम कहां पर रखेंगे। तीनों इश्यूज हमारे आज के शो का इशू होंगे। मनीफ फारूक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। एक तो पीटीआई की तरफ से एक खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने शायद आपके शो का बाइकाट कर दिया है, तो एक तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा। दूसरा, अगर सदर साहब इमरान खान साहब को लीडर मानते हैं तो स्टेट तो उनको मुजरिम समझती है, तो सदर साहब और स्टेट इन दोनों की जो राय है इसमें फर्क क्या है? बहुत शुक्रिया जॉय साहब। देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक ट्वीट से ही पता चला है, वो शेर अफजल मरवत साहब की ट्वीट है, जिससे पता लगा है कि मैं उन खुशकिस्मत सहाफियों में से हूं जिनके शो बायकॉट किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अभी ये नहीं पता कि वो कोर कमेटी कौन सी थी, वो वाली जिसको मरवत साहब मानते हैं या वो वाली जो शोएब शाहीन साहब जिसके मेंबर है, क्योंकि आपस में भी उलझते रहते हैं। लेकिन कोई इशू ऐसा सच नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी सियासी जमात, चाहे वो कोई भी हो, किसी एंकर का किसी अगर प्रोग्राम का अगर बॉयकॉट करते हैं तो वो मेरे ख्याल में उन्हीं के खिलाफ जाती है ये बात, और वो अपना एक जो प्लेटफॉर्म है उससे खुद को डिप्राइव कर लेते हैं। दूसरी बात, मतलब मुझे समझ इसलिए जरा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि चले कामरान शाहिद साहब या आदिल शाहजेब साहब ने तो सदाकत अब्बासी साहब और उनका उस्मान डार साहब का इंटरव्यू किया, जो कि हार्ड कोर पीटीआई के लोग थे। जी, उस्मान डार साहब, मतलब उन्होंने किया जो कि हार्डकोर पीटीआई के लोग थे। जहां तक बात शेख रशीद साहब की है, तो शेख रशीद साहब तो अपनी वो बार बार एक ही बात, मैं कलम दवात, उससे आगे वो जाते ही नहीं है। उनका इंटरव्यू, या तो अगर मैंने उनके भतीजे को उस इंटरव्यू में वो होते और वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़े थे, फिर भी कोई बात होती। दूसरी बात यह है कि शेख रशीद साहब तो अपने इंटरव्यू देने के बाद और देने के दौरान, देने से पहले मेरे साथ जो उनका सारा इंटरेक्शन था उसके ऊपर मैं व्लॉग भी कर चुका हूं, बता भी चुका हूं। और मैं ये बात कहूंगा कि शेख साहब तो अपने इंटरव्यू के बाद मेरा कोई 73,000 दफा शुक्रिया अदा कर चुके हैं और बड़े खुश और खुरम थे, और उन्होंने मेरा कहा कि आपने मेरी इज्जत बचा ली। और इंटरव्यू के बाद भी मुझे यही वाइब्स मिली कि शेख साहब बिल्कुल खुश हैं और उनको कोई मसला नहीं है। शेख साहब को असल प्रॉब्लम तो कहीं और से है। वहां जारी बात है, इन तमाम जितने भी चीते हैं समेत शेख साहब के, चले शेख साहब तो मानते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बहुत करीब है, लेकिन जो बाकी भागे हुए चीते हैं तहरीक इंसाफ के, वो बहुत सी बातों की तरफ नहीं आते। वो ये कहते हैं जी इंटरव्यू कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। कम से कम शेख रशीद साहब के इंटरव्यू को कोई खुद शेख रशीद भी हॉस्टाइल इंटरव्यू नहीं कह सकते। मैं तो क्या कहूंगा या कोई और क्या कहेगा, शेख रशीद साहब खुद भी उसको नहीं कह सकते। यहां तक बात आपने सदर साहब की पूछी थी कि सदर साहब ऐवान सदर में क्यों है, वो इमरान खान की वजह से हैं, इमरान खान साहब की वजह से वो वहां तक पहुंचे। तो अच्छी बात है अगर वो उन्हें लीडर मानते हैं, और वो अच्छी बात है कि कोई भी हमारे मुल्क में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो सदर है वो कभी भी बाय पार्टिजन अप्रोच नहीं रख सकता, क्योंकि किसी ना किसी पार्टी का नॉमिनी होता है वो। तो अगर आरिफ अलवी साहब ने ये कह दिया है तो ठीक है, उनकी सियासी सर्वाइवल के लिए ये जरूरी था, लेकिन उन्हें ये पता है कि वो उनका रोल बस इतना ही है।
उन्होंने बड़ी कोशिश की तर्जुमानी करने की, तरीके इंसाफ की और इमरान खान की बात करवाने की नई आर्मी चीफ से। फिर कुछ राब्ते उन्होंने बाद में भी किए, इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद भी, लेकिन आगे से नंबर रिप्लाई नहीं करता और साफ जवाब आ जाता है कि अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो इस मौजू पर बात ना कीजिए। अब इसके बाद तो फिर बंदा ढीठ होकर जो मर्जी कहता रहे। साहब ने कई लोगों से शिकवा किया कि मेरे पास जो नए आर्मी चीफ है उनका मोबाइल नंबर ही नहीं है, और उस पर बड़ा खासे परेशान भी हैं कि मुझे नंबर क्यों नहीं दिया गया। अच्छा, ये फरमाइए आतर काज़मी साहब कि अभी तक सदर साहब की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस के बारे में मुझे नहीं पता कि जनवरी में होंगे या नहीं होंगे, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन बाकायदा तैयारी करके बैठा हुआ है, उससे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं उनको दावत भी देती है, तो ज़ाहिर है कोई ना कहीं ना कुछ तो कुछ हो रहा है ना। तो सदर साहब को यकीन क्यों नहीं है और सदर साहब को कैसे यकीन दिलवाया जा सकता है? देखिए, सदर साहब का जो काम है कि उन्होंने कोई उनके पास कानून आए उस पर दस्तखत करके भेजना है या रोक देना है या वैसे भेज देना है, उनको वो नहीं पता चलता। वो बाद में उनको महीने बाद वो कौम को बताते हैं कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं चला, थ्रू ट्वीट। हाँ, हकीकत ये है, मैं ये आपको खबर दे रहा हूं, ये मैं तज्जिया नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ में किसी शख्स से इमरान खान सबसे ज्यादा नाराज है और सबसे ज्यादा मायूस है तो वो आरिफ अलवी है। इमरान खान की जो मुस्तकबिल की सियासत होगी उसमें आरिफ अलवी का जीरो किरदार होगा। जो बहुत सारे लोग खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज दिए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, खान साहब कहते हैं कि वो भी मुस्तकबिल में मेरे साथ होंगे, उनके लिए भी गुंजाइश है, लेकिन आरिफ अलवी साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। आरिफ अलवी साहब ने वो खेल खेला है, अब उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं खान साहब की सोच से कि जो किसी ने नहीं खेला, उन्होंने इंतखाबात की डेट नहीं दी, जो उनका आईनी इख्तियार था। लेटर लिखा और इमरान खान के प्रेशर में लिखा, बिल्कुल तो वो प्रेशर में लिखा या इमरान खान को मामू बनाने के लिए लिखा, या तो डेट दे देना। एक बहस भी छेड़ दी और डेट नहीं दी, तो इस वजह से आरिफ अलवी साहब को ना तरीके इंसाफ के अंदर इस वक्त सपोर्ट हासिल है, ना इमरान खान की सपोर्ट हासिल है, ना ही वो अपने ओहदे का वो उस तरह जो है, आपने देखा कि उनका ओहदा भी एक तरह से कंट्रोवर्शियल बन गया कि वो भी कहते हैं कि जी मेरा लीडर ये है, मेरा लीडर वो है। भाई उसके कहने को तो आप छोड़ दें, आपका लीडर आइन और कानून दें, जाके आप अडयाला जेल जाएं, लीडर के साथ बैठे। बिल्कुल। और दूसरा, आपका जो है ना इस वक्त लीडर आइन और कानून होना चाहिए। अगर आइन और कानून आपको ये हक देता है और आपका ये से तकाजा करता है कि आप इंतखाबात की डेट दें तो आप दें। अगर आइन और कानून आपको ये इख्तियार देता है कि आप कानून वापस भेज दें तो फिर आप खुल के भेजें। ये नहीं कि मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं। अब इमरान खान को उन जो कानून में तरामीम हुई उसके नतीजे में इमरान खान को उम्र कैद हो जाएगी और आरिफ अलवी साहब जो है वो दानिशवरियां करते रहेंगे बैठ के। तो आपका ख्याल है पार्टी वाकई नाराज है? और उनके लेकिन खान साहब ने एक वफ्त भेजा था उनके पास, वो ऑफिशियल एक वफ्त गया था, पहली मरतबा सदर साहब से मिला, तस्वीर बनी और तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल भी की। जी, वो गए थे, वो खान साहब की भी कुछ चीजें थी उसमें, और वो वफ्त वैसे भी गया था कि सदर ममलिकत एज ए सरबराह ममलिकत अपना किरदार अदा करें। तो एज ए सरबराह ममलिकत जो उनका किरदार है और पार्टी से जो उनकी एफिलिएशन है, खान साहब उन दोनों चीजों से इंतहाई मायूस। अच्छा, इसमें प्राइस साहब एक इशू ये है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आ रहे हैं। ज़ाहिर है जब भी कोई इलेक्शन होता है किसी जगह पे जहां जमहूरियत होती है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बुलवाया जाता है, ये साबित करने के लिए कि इलेक्शन शफाफ थे, साफ थे और बाकायदा सबको बाकायदा मौका दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। अब यहाँ पे इशू ये कि तीन बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनको इलेक्शंस के ऊपर यकीन नहीं। पीटीआई वो ये कहते हैं कि इलेक्शन जो होगा रिग्ड होगा और हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओपनली उसके बारे में बात कर रही, जेयूआई ठहर के रुक के वो भी बात कर रही है। तो तीन बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन से पहले ही कह रही हैं कि इनके नतायज एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और एक पार्टी को फेवर किया जा रहा होगा। इस तरफ से इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं, तो क्या क्रेडिबिलिटी होगी इन इलेक्शन की? जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपने इन्वाइट किया। सदर साहब ने वैसे एक और भी बड़ी अहम बात की है। मुल्क का कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, उसके सेक्शन 15 के बारे में सदर साहब ने ये कह दिया कि ये आइन के नहीं, वो हज पे नहीं, वो कहते हैं ये आइन के मुतजाद है, यानी आइन से मुतसादम है। तो सबसे बड़ा ऑफिस मुल्क का अगर वो एक कानून के बारे में कहें कि ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, मुतजाद का यही मतलब होता है ना। ठीक है, तो पता नहीं वो नैब तरामीम वाला आइन कानून भी सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया था, फिर ये कल परसों मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया था। अब सदर साहब ये कहकर आगे उन्हें फिर कुछ करना चाहिए, लेट्स सी वो क्या करते हैं। अब दूसरी बात, आपका ख्याल है पिटीशन करनी चाहिए सदर साहब को? सदर साहब आइन के सरबराह हैं। एग्जैक्टली सदर मतलब मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कादमी साहब नहीं कह रहे, मुनीब साहब नहीं कह रहे, सदर साहब कह रहे हैं कि फला आपका कानून वो आइन के खिलाफ है, बट स्टिल दैट इज पार्ट ऑफ द लॉ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हज पे गया हुआ था और
उसकी बात कर रहे हैं जो इन्होंने एक तरमीम की थी इलेक्शन एक्ट में, वही जैसे हज पे था और रात के वक्त तो जो केयर टेकर प्रेसिडेंट बात सिग्नेचर की नहीं है, बात सिग्नेचर की नहीं है, बात सिग्नेचर की नहीं है कि इनके साइन हुए या नहीं हुए। एक मुल्क के सरबराह, रियासत के सरबराह कह रहे हैं कि फलां कानून आइन के मुतसादिम है, बट दैट लॉ इज स्टिल पार्ट ऑफ द लॉ बुक। जाहिर तो क्या होगा, ये मेरा सवाल है। ठीक है, अब मैं आपकी उस बात पे आता हूँ। चौर साहब, मुझे याद है 2002 के इलेक्शन हुए थे यहाँ पर, और उस वक्त यूरोपियन यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वर मिशन आया था। जॉन कुशनाहन थे, आयरिश मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, और उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि दीज अक्टूबर 2002 इलेक्शन आर द फार्स वन। उन्होंने कहा उसको बड़ा शोर हुआ, दबा के धांधली है। और जनरल मुशर्रफ मरहूम उस वक्त ईरान के दौरे पे थे, तो उन्होंने वहां से बयान दिया था कि जी ये कौन होते हैं, इन्होंने अपने अख्तियारात से, अपने मैंडेट से रादर तजावज किया। पाकिस्तान का कौन सा इलेक्शन है जिस पे ना कहा गया हो कि ये धांधली ज्यादा नहीं है? 1971 का था, लेकिन उसमें पाकिस्तान टूट गया। उसमें 2000 अभी करीबी 2013 का अभी भी कहते हैं कि जी वो मियां नवाज शरीफ साहब ने 7 बजे कह दिया कि मेरी जो है वो अभी भी पिटीशन पेंडिंग है उसकी 2013 की। अच्छा, 2018 की भी, 2018 के बारे में के भी होंगे। नहीं, 2018 का में अभी कल था, निगरान वजीर आजम जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे थे कि जो लोग चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो वही 2018 वाला लेवल प्लेइंग फील्ड मान रहे। तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान के किस इलेक्शन को किसी ने सर्टिफाई किया होगा जी 100% ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर जो आइन की रूह है, जो 2218 आर्टिकल की रूह है। इसलिए जितना आप मर्जी कर लें, जो हारेंगे वो तो कहेंगे कि असल पाकिस्तान में एक चीज इशू ये है कि जो अफवाहें होती हैं, जो भी अफवाहें होती हैं वो बाद में सही साबित होती हैं, और हर इलेक्शन जो रिग्ड होता है उसको तस्लीम कर लिया जाता है और बाकायदा गवर्नमेंट बनती है। भाई इसी 2002 के इलेक्शन 3-4 साल निकाल भी जाते हैं। 2002 के इलेक्शन को यूरोपियन यूनियन ने कहा कि ये रिग्ड है, बट उसी जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ पूरे वेस्ट ने जनाब वो दे वर इन ट्यून विद हिम। ठीक है, और कोई लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, दे वर इन ट्यून विद, उनके साथ पार्टनरशिप की, पता नहीं क्या क्या पैसे दिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हेड ऑफ स्टेट से उस दौर में आए पाकिस्तान। अच्छा, पेरिस क्लब ने रीशेड्यूलिंग की पाकिस्तान के लोन्स की। तो वो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग का अभी 2018 का मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते रहे कि ये धांधली वाली नाजायज असेंबली का वर्ड हमें इस असेंबली में नहीं जाना चाहिए। खुद फिर उस हुकूमत का हिस्सा। अच्छा नहीं, फिर ना सिर्फ नून लीग बैठी रही, पीपल्स पार्टी बैठी रही, तमाम बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सेलेक्टेड वजीर आजम, बट उसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए, तो इलेजिटिमेसी करार देकर लेजिटिमेसी खुद दे दी जाती है। मैंने ब्रेक लेनी है। मनीष साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर ये इलेक्शन ऐसी कंट्रोवर्शियल हो गए तो जो नई हुकूमत होगी जाहिर है वो बैगेज लेके बनेगी, तो वो बैगेज हुकूमत जो है वो कैसे पाकिस्तान चलाएगी? एक सवाल है आपके पास, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त ये इंप्रेशन दिया जा रहा है और वो बड़ी हद तक दुरुस्त भी लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट मिल रही है। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मनीष साहब, एक इंप्रेशन दिया जा रहा है और मेरा ख्याल है ये बड़ी हद तक दुरुस्त भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अनडू जो है वो फेवर्स मिल रही हैं, और इतनी फेवर्स के बाद जब इलेक्शन होंगे तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब उसके बाद उस हुकूमत की लेजिटिमेसी क्या होगी कि बड़ी सियासी जमातें उसको नहीं मानेंगी, तो इस क्यास में जो अगली गवर्नमेंट होगी वो कैसे डिलीवर करेगी पाकिस्तान के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में जॉय साहब ये तो बात अब गिवन है मेरे, और विद एवरी पासिंग डे ये शायद डिबेटेबल, चले इस पे तनकीद होती रहेगी लेकिन ये डिबेटेबल नहीं रहेगी। ये तो फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त पूरा सिस्टम उनके लिए गुंजाइश निकाल रहा है, और उनकी जमात की उनकी कुर्बत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कोई ढकी छुपी इस वक्त नहीं है, और वो भी इक्तदार की तरफ जिस तरह हर गुजरते दिन के साथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत उन्हें पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की है। अब क्रेडिबिलिटी इलेक्शन की क्या होती है? देखिए, मेरे नजदीक तो क्रेडिबिलिटी उसी वक्त क्वेश्चन आ जाएगी जब एक बड़ी जमात
मुझे आज नहीं पता कि वो मुल्क में सबसे मशहूर है या नहीं मशहूर रही, मुझे नहीं पता। मैं तो पिछले साल के हिसाब से चलता हूं, चले वो नहीं भी मशहूर रही लेकिन एक बहुत बड़ी जमात तो है। वो अगर इलेक्शन के अंदर अपने कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाएगी या कैंपेन नहीं कर पाएगी या उसके पास सियासी स्पेस नहीं होगी, तो ऐसी सूरत हाल में उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ साहब को जब वो तशरीफ लाए हैं बाहर से, जब इस तरह से उन्हें सहूलतें जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, जब ये मिलेंगी तो उससे फिर ये तो पता लग जाएगा हर एक को कि अगर पहले इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट अपने कंधे पे बिठाकर लाई थी 2018 में, बदकिस्मती से इस वक्त अगर मियां नवाज शरीफ साहब इसी तरह इक़्तिदार में आते हैं और ऐसे ही हालात में जहां पीटीआई बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड है, तो फिर यही तनकीद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर होगी अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आते हैं और कहा जाएगा जी कि ये भी एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पर चढ़कर यहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, जितनी सिविलियन स्पेस इरोड हो चुकी है और कम हो चुकी है, बड़ी लिमिट हो गई है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब जैसी शख्सियत जो कि पहले 3 दफा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उनको हमेशा से एक टर्फ का इशू रहा है मियां साहब को, खासतौर पर पिछले कुछ अरसे में, वो इतनी लिमिटेड सिविलियन स्पेस में गुजारा कर पाएंगे बहैसियत वज़ीर आज़म? मुझे हैरत होती है कि वो कैसे कर पाएंगे। अगर शहबाज साहब हो तो वो डिफरेंट है, इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, उनका अप्रोच डिफरेंट है। Whereas मियां साहब likes to assert, ये भी हो सकता है मनीष साहब के इलेक्शन लड़े मियां नवाज शरीफ साहब और गवर्नमेंट दोबारा शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दे और खुद साइड पे बैठ जाए, ये भी एक इम्कान है क्योंकि इतनी लिमिटेड स्पेस है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे सारे मामले में। जी मैं बिल्कुल आपकी बात की तायीद करता हूं, लेकिन मुझे अभी तक तो एक चीज जो मैं समझता हूं कि किसी को क्रेडिट देना चाहिए वो है इस खानदान में कि शहबाज साहब बुरे से बुरे हाल में उन्होंने अपने भाई के साथ खड़े रहे और उन्होंने अपने भाई को अबैंडन नहीं किया किसी भी मुश्किल वक्त में। और अभी भी उनका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है। ख्वाहिश देखिए हर एक की हो सकती है कि मैं दोबारा वज़ीर आज़म बनूं, 5 साल के लिए बनूं, लेकिन इस वक्त वो अपने भाई को ही वज़ीर आज़म बनता देखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून का सेंटिमेंट ये है कि जी मियां नवाज शरीफ को जिस कुर्सी से निकाला गया था, एक दफा मियां नवाज शरीफ को उस कुर्सी पर दोबारा बिठाना है, ताकि जिन्होंने निकाला था या जो भी उस वक्त प्लेयर्स थे, उनको मैसेज चला जाए कि भाई ये मियां नवाज शरीफ मुकद्दर के सिकंदर हैं और वापस आते हैं एवरी टाइम ही इज थ्रोन आउट। और अगर वो वाकई चौथी दफा वापस आ गए तो बाकी बातें तो छोड़ दीजिए कि किस तरह आए, क्या हुआ क्या नहीं, मुकद्दर के सिकंदर तो वो कहलाएंगे कि जो शख्स चौथी दफा वज़ीर आज़म बने अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। सही बात। अच्छा काज़मी साहब, एक चीज साबित हो रही है अगर हम हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री को, कि हर इलेक्शन से पहले नैब जरूर इस्तेमाल होना है और किसी एक पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होना है और फिर वो अगले पूरे 4-4.5 साल तक उन केसेस चलना है। और जब अगले इलेक्शन आएंगे तो उस नैब ने यह कहना है जी कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है और अगर जमानत देते हैं तो दे दें, अगर रिहा करते हैं तो रिहा कर दें। उस दौरान अरबों रुपए खर्च हो जाने उस सारे एहतसाब के अंदर। तो ये अगर इस तरह इलेक्शन होते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या डेस्टिनी है पाकिस्तान की? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना सिर्फ ये कि कुछ साबित नहीं हुआ और ये बार बार ये होता है, और जो पैसा खर्च होता है, जिन अरबों रुपए का आपने जिक्र किया, वो पब्लिक मनी है, वो अवाम के टैक्स का पैसा है। तो ये कौन है जो ये समझते हैं कि अवाम का पैसा आप इस तरह बहा सकते हैं? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। मुनीब साहब खुद माहिर कानून है। बरतानिया में वहां की जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, CPS, कोई भी मुकदमा हो, उस मुकदमे के अंदर अगर 70% से कम चांस हो 60% से कि कामयाब नहीं हो सकता, तो वो मुकदमा नहीं लेके जाते। वो हुकूमत को कहते हैं हमें पता है कि ये बंदे ने ये किया है, लेकिन हम अदालत में अप्रूव नहीं कर सकेंगे, तो पब्लिक मनी हम इस तरह जाया नहीं कर सकते। यहाँ पे और अगर कुछ झूठा साबित हो जाए तो उससे वो मुकदमे के पैसे वसूल किए जाते हैं। तो यही बात है यहाँ पे। तो देखें जिसका दिल करता है वो करता रहता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या नैब के जरिए आपने ये निजाम चलाना है? अब जिस तरीके से मियां साहब का मुकदमा, मियां साहब के वकला ने तो लड़ा ही नहीं, वो तो नैब के प्रोसिक्यूटर वहां पे लड़ रहे हैं और जज साहिबान भी परेशान हो गए कि भाई हमें आप फाइनल बता दें ताकि हम मुकदमा ही खत्म करें ताकि वक्त जाया ना हो। आप हमें बता दें कि आप वैसे बता देगा ना नैब, मुझे लगता है नैब बता देगा। नैब तो बेहतरीन, आपको पता है गैर जानिबदार है। जब से जनरल नजीर भट्ट साहब आ गए, पहले पिछले वाले तो चेयरमैन नैब ठीक नहीं थे ना, वो तो जो खान साहब के दौर के अंदर थे, तो वो तो बड़े खराब थे, उनके ऊपर बड़े इल्जाम लगते थे। इनके ऊपर तो किसी ने कोई अपना एतराज नहीं किया। उसके बाद भी एक चेयरमैन साहब आए हैं और वो इस्तीफा देके चले गए। हाँ, वो तो वो कहते थे कि मुझे कहा जाता था कि इसको पकड़ना है, उसको छोड़ना है, मैंने वो नहीं करना,
तो वो उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की होगी, लेकिन अब तो एक गैर जानिबदार है ना। ये वही नैब है ना जिसने इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का दरवाजा, शीशे, खिड़कियां तोड़ के इमरान खान को धक्के मारते हुए अंदर से लेके गए थे। ये वही नैब है ना। वही नैब कह रही है अब हाई कोर्ट को, उसी हाई कोर्ट के अंदर, कि हमने मियां साहब को कुछ नहीं कहना जो सजा याफ्ता है, लेकिन वो बंदा हमें चाहिए था, उस तरह हम पकड़ के लेके गए थे। तो ये एक मजाक है, इसमें सियासतदानों को सोचने की जरूरत है। और मैं छोटी सी चीज शेयर कर लूं, ये हमने खान साहब से एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या होता रहा, नैब क्या कुछ करती रही, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था, हमें तो कहीं और से फाइल आती थी। नहीं, जिस वक्त जब आप हुकूमत में हो तो आप जिम्मेदार हैं, आप वजीर आजम थे, मियां साहब हर जगह पे नैब को डिफेंड करते थे। बिल्कुल, उनके वज़रा डिफेंड करते थे, सब खुद खान साहब करते थे, और कहते थे जी कोई नई गिरफ्तारी होने वाली, इनके वज़रा इस तरह की बातें करते थे, तो सियासतदानों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अच्छा प्रसाद साहब, इसके अंदर ना नैब का ज़ाहिर है, नैब तो मेरा ख्याल है मुकम्मल तौर पे ओपन हो गया, और ये जो फेज चल रहा है इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इदारा उसकी भी इज्जत बचेगी। तो इससे पाकिस्तान के अगर इदारे डिवैल्यू होते चले गए, उनकी रिस्पेक्ट खत्म होती चलेगी, तो मुल्क कैसे रन किया जाएगा फिर? वैसे मादरत के साथ नैब की रिस्पेक्ट कब थी जो आज खत्म हो गई है? हम तो शुरू से कहते हैं, चाहे वो सैफुर रहमान चला रहा था एहतसाब कमीशन को, एहतसाबुर रहमान, सही बात, या फिर बाद में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नैब बनाया, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की आर्म ट्विस्टिंग की गई, मखदूम फैसल साले हयात की आर्म ट्विस्टिंग की गई, कि ये कोई इम्पार्शल एहतसाब नहीं था, इसका काम ही सियासी वफादारियां तब्दील करना था। बल्कि जनरल शाहिद अजीज ने अपनी किताब में बड़ी डिटेल के साथ लिखा है अच्छा कि शुगर माफिया के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा छोड़ दो। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि नैब के पास कोई सबूत नहीं होते या नैब क्या कर सकता है, उल्टा पाकिस्तान बदनाम हुआ, ब्रॉडशीट वालों को पैसे देने पड़ गए, और पाकिस्तान के हाई कमीशन के अकाउंट्स फ्रीज हुए कि जब तक ये पैसा नहीं देंगे मूसवी को तो आप अपने अकाउंट्स को चला नहीं सकते। और ये किसने किया? ब्रिटिश एक कोर्ट ने किया। आसिफ अली जरदारी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, या इस तरह के बहुत सारे लोग बार बार कहते रहे कि या पाकिस्तान चलाएं, पाकिस्तान की मईशत चलाएं, या ये नैब चलेगा या पाकिस्तान चलाएगा। मैं वही कह रहा हूं ना, उन्होंने किसी ने नहीं सुनी। जनाब चेयरमैन पीटीआई नहीं सुनते थे, और उस वक्त कहते थे कि नहीं, आपको याद है ना वीडियोस बनी थी एक चेयरमैन नैब की, और वीडियोस के जरिए वो चेयरमैन नैब जनाब इनके इशारों पे ऐसे ऐसे वो चलते थे। मैं अब ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, बल्कि जब नैब नहीं कर रहा था तो एफआईए के डीजी को बुलवा के कहा गया बशीर मेमन साहब को कि अब आप ऐसे करें। तो आज जो है ना वो सितम ज़रीफी कहूं, मकाफात अमल कहूं, कि जो नैब को इस्तेमाल करते थे आज वो शिकायत कर रहे हैं कि नैब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वैसे जो अभी मुकदमात पड़े हैं चेयरमैन साहब के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, वो अभी और हैं। नैब वाले तो अभी आने हैं, तो एक्टिव ही नहीं हो अभी अब नहीं आने। मैं आपको खबर दे रहा हूं, अभी आने हैं। अभी वो जो 460 बिलियन रुपीस वाला मामला है, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, उस पे खासा काम हो चुका है, वो अभी आना है। ठीक है, उसमें कुछ वादा माफ गोवा भी सुना है बन रहे हैं शायद, चले और कुछ बनने से इनकार कर रहे हैं। इनकार कोई नहीं, एक आधा है जो नहीं, इनकार कोई नहीं कर रहा। मैं पहले कह रहा हूँ आपको, एक आधा है, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। तो लिहाजा अगर आप मुझसे या कोई और मुझसे ये कहे कि जी नैब ने बड़ा काम किया है, नैब बड़ा एक क्रेडिबल इदारा है, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बैक फ्रॉम 1998 और 99 ये इसका मकसद ही लोगों की वफादारियां तब्दील करना है, आर्म ट्विस्टिंग करना है। मैं ना एक आपसे इख्तलाफ करूंगा, नैब वैसे बड़ा बा किरदार अदा है। वैसे आपको गलत फहमी हुई है कि कोई बद किरदारी कर रहा है, क्योंकि उसका मैंडेट ये है कि अपोजिशन को रगड़ा लगाना है, तो लगा रहा है वो, उसमें कौन सा ऐसा मसला जी, अजीब बात है साहब। जब एक इदारा बने इसलिए है तो वो तो अपना काम बिल्कुल ठीक है। जो कल आसिफ अली गवर्नमेंट अगर अपोजिशन में आ जाए तो क्या हो सकता है? जो कल आसिफ अली जरदारी की बात को रद्द कर रहे थे, आज शुक्र है वो वही बात कर रहे हैं जो आसिफ जरदारी साहब 8-10 साल पहले किया था। आसिफ जरदारी साहब ने कहा था ना, क्या मजाल है उसकी, किसके बारे में कहा? चेयरमैन नैब के कहा ना कि हामिद मीर साहब ने पूछा कि आप चेयरमैन नैब साहब को थ्रेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा क्या मजाल है चेयरमैन नैब की। ये समझने की चीज। और दूसरी चीज देखें, उसी असेंबली के अंदर कहा गया था बाद में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे कि नैब को हम खत्म करेंगे, तो क्या चीज आड़े आ गई, आपने क्यों नहीं खत्म किया? ठीक हो, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे मनीफ फारूक साहब, एक जो सवाल पाकिस्तान में पैदा हो रहा है और ये पिछले 75 साल से हो रहा है कि जो सरकारी रकम है या पब्लिक मनी है उसको हर जगह पे उड़ाया जाता है, कोई सवाल नहीं करता, और जब गवर्नमेंट चली जाती है और इदारे उनके एंगेज हो जाते हैं उस गवर्नमेंट के, तो फिर सवाल उठाए जाते हैं। जैसे आज ये सोशल मीडिया का एक स्कैंडल आया है सामने कि 800 अकाउंट से 1100 बंदे भर्ती किए गए, उसमें 87 करोड़ रुपया खर्च हो गया। अब सवाल ये है कि जब ये खर्च हो रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं किसी ने रोका, और इसी तरह नैब का है कि जब हो रहा था पैसा खर्च तो उस वक्त क्यों नहीं रोकते, बाद में क्यों बात की जाती। जहां से ये फिगर आया, ये 87 करोड़ रुपए का, देखिए 87 करोड़ को एक दिन में खर्च नहीं होने वाली रकम। ये जिस अरसे में 2019 में बना था, 2022 तक खर्च होता रहा। ठीक, अब ये 3 साल का दौर, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ज़ेर इंतजाम अगर ये सब कुछ हो रहा था तो ये जिम्मेदारी भी फिर उस वक्त के वज़ीर आला की है, सूबाई हुकूमत के तो सरबराह वो हैं, फिर ये किसकी मर्जी से हो रहा था। हमने तो वो ब्रिगेड भी देखी है जो कि हमारे जो मुख्तदर हलकों ने बनाई, उसमें बहुत से लोग जिनको बिठाया गया यूट्यूब के ऊपर झूठ फैलाने के लिए, मुग़लज़ात बकने के लिए, लोगों को मलाइन करने के लिए, लोगों की ट्रोलिंग करने के लिए, ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो आउट ऑफ द ब्लू इमर्ज किए, और वो उनका काम सिर्फ ये है कि उनको एक रटा रटाया बयानिया दे दिया जाता था और वो बैठ के मोनोलॉग्स पढ़ देते थे। और फिर ऐसे ही लोग कई ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक ट्विटर ब्रिगेड या सोशल मीडिया ब्रिगेड थी, जिनका काम सिर्फ ये था कि वो, अब ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो फिर पंजाब की काबीना के अंदर उनको एडजस्ट किया गया, कभी वफाक में एडजस्ट किया गया, फिर परवेज लाई साहब के दौर में एडजस्ट किया गया, ऐसे कई कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे। इन लोगों का बेसिकली काम क्या था, वो यही था कि कोई सहाफी अगर तनकीद कर रहा है तो उसको गंदा करो, उसको गालियां दो और उसको बुरा भला कहो। कोई अगर आपको हकायक बता रहा है तो उसकी वो तकलीफ हो जाती थी। जितनी इंटॉलरेंस इस वजह से, ये गंदगी कहां से आई, ये तहरीक इंसाफ ने बाय डिजाइन पैदा की है। ये वो बच्चे जो कि कल के, जिनको कोई बैकग्राउंड का नहीं पता, तारीख का नहीं पता, जो बात एक ही कहते थे इमरान खान ने क्या किया, मैं 22 साल जिद्दोजहद करके आया हूं, तो इमरान खान जैसे 22 साल जिद्दोजहद ही करते रहे हैं। जब मतलब मैं कहता था जब तक वो, लेकिन इसमें देखिए ये जो गंदगी फैलाई जा रही थी वो सरकारी रकम से फैलाई जा रही थी, और इसका पता 2023 में लगा है, जब 2024 थोड़ा सा दूर रह गया और इस सारे इशू को खत्म हुए समेटे हुए भी 1.5 साल हो गया। उसके बाद बात यह है चौधरी साहब कि या तो कोई पूछने वाला हो ना, कोई पूछे कि ये 87 करोड़ रुपया किसकी जेब से गया है, कौन किसको, कौन अथॉरिटी कौन सी थी जो ये सारे काम पूछा जा सकता, क्योंकि अब वो एक नई पार्टी में चले गए। नहीं है, देखिए वो अब तो सारों के वो जिसे कहते हैं ना, वो पाप धुल जाते हैं। ड्राई क्लीनिंग मशीन वैसे ही हमारे मुल्क में तैयार रहती है। तो अब देखिए, जैसे कल मैं अंदरीब अब्बास साहिबा मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन जहां तक मुझे लोगों ने बताया, मैंने वो वीडियो अभी तक खुद नहीं देखी, मुझे बताया गया जी वो तो जी खदीजा शाह साहबा की गाड़ी में बैठी हुई थी, वो तो जी वो भी उस साइड पर कंट्रोलमेंट वाली साइड पर जा रही थी वो। अब ये सारी बातें मुझे अभी तक मैं वो नहीं देख सका, लेकिन ये बातें की गई हैं। मसला ये है कि अगर इनमें से कोई भी शख्स किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो कि इलीगल है उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन आज उसकी प्लेसमेंट कहीं और कर दी गई है, तो ये तो बड़े शर्म की बात है। फिर आप उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ वाकई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम निकलता है या एविडेंस निकलता है, वो भी कहेंगे जी अच्छा जी फिर हम भी चले जाते हैं किसी मंजूर नजर पार्टी में, हमें भी फिर छुट्टी मिल जानी चाहिए। ये काम ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है, बल्कि ये एक बड़ा बैड टेस्ट डेवलप करता है। बाकी हमारे मुल्क में जितना कबाड़ा हो चुका है। अच्छा प्राइसा के पास जाना है सर, मैं वापस आऊंगा आपकी। प्राइसा ये देखें, मतलब इस सारे काम में ना अगर हम तस्लीम कर लें कि वाकई पब्लिक बनी थी और वो डेवलपमेंट का पैसा था जिसको निकाल के सोशल मीडिया पे लगा दिया, तो महमूद खान साहब उसके जिम्मेदार है, जिस चीफ मिनिस्टर की मंजूरी से हुआ है, और दूसरा वजीर खजाना जिन्होंने इसकी इजाजत दी। लेकिन उनसे नहीं पूछा जा रहा, पूछा उस बंदे से जा रहा है जो इस्लामाबाद के अंदर बैठा हुआ था, जिसका वहां पे कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा ख्याल उसके खिलाफ एक नया केस बन जाएगा। देखें, इन सारी चीजों की मंजूरी तो माशाल्लाह बनी गाला से जाती थी,
और अभी कह रहे हैं कि आज अनर्थ हुआ है, आज नहीं, उस वक्त इसको नाम दिया जाता था इन्फ्लुएंसर्स। हाँ जी, 2022 तक। ये इन्फ्लुएंसर हैं जी, इनको बाकायदा, बल्कि इधर आए थे, कुछ शिकायत भी हुई थी, हर हफ्ते हर दूसरे हफ्ते यूट्यूबर से यहाँ बैठ के इन लोगों से कौन मीटिंग किया करता था, इंस्ट्रक्शन कौन दिया करता था। यहाँ पर पीएम हाउस में एक बार बड़ी लंबी चौड़ी दुआ भी मांगी गई थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये सारे लोग थे ना। अब ये कहना कि आज अनर्थ हुआ है, बल्कि हैरानी की बात ये थी कि जो लोग इस काम को करते रहे आज वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे हमें। मैं डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा की बात कर रहा हूँ, आज उनके मुंह से, और पंजाब से बजट उनका जाता था, यहाँ वफाक से भी जाता था। मैं यही कह रहा हूँ कि जिन्होंने ऐसे माहौल को परवान चढ़ाया। एक लड़ाई आपके शो में अभी हुई है, एक आपके शो में पहले भी हुई थी। अच्छा, वो मैडम ने ना पिछले दिनों, बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारी टीम ने उनसे राब्ता किया शो के लिए, जैसे अमूमन करते होते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैंने शो में नहीं आना, उसकी वजह है कि आप जानबूझ के लड़ाई करवाते हैं। तो हम ये पिछले 2 हफ्तों से इस चीज पे हंस रहे हैं कि मैडम को ये भूल गया कि लड़ाई तो मैंने की नहीं। ये जिस कल्चर को परवान चढ़ाया गया, आप तो चशमदीद गवाह है ना उस कल्चर के, और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषण दें कि जी वो फलां ये करता था, फलां वो करता था। देखें, ये जो कहा जाता ना एक प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट 8-10 साल चलता रहा और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता रहा। वो यूथ की बात मुनीब साहब कर गए हैं, आप भी कर रहे हैं। बच्चों, अब जो बच्चा उस वक्त 5 साल का था, अब वो देखे ना 11 से 23-12 साल, तो वो 17-18 साल का जो फीड हुआ, अब वो थोड़ा टाइम लगेगा। हम हरगिज नहीं कह रहे कि आप उनको बच्चों को पकड़ें, उनकी आर्म ट्विस्टिंग करें, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो जहां अनलर्न करने में बड़ा टाइम लगेगा। अब मसला ये है कि बड़ी मजेदार किस्म की जनरेशन है। वो एक मैं क्लिप देख रहा था, किसी इंटरव्यू चल रहा था वहां लाहौर में, तो जमान पार्क के सामने, तो एक बंदे ने सवाल किया कि इमरान खान साहब ने क्या किया इतने 3.5 साल में। तो वो खातून थी, वो कह रही थी जी देखिए उन्होंने डैम बनाया। तो उसने कहा जी कौन सा डैम बनाया? उन्होंने कहा जी काला बाग डैम बनाया इमरान खान ने सर। तो ये बेसिकली नॉलेज का बेस है सारा। बल्कि मैं सच्ची बात करूं, इस प्रोजेक्ट का मैं तो यही सर समझता हूं, ये जो पैकेजेस मोबाइल फोनों के लिए दिए गए ना कि ये 20 रुपए हैं तो आप सारी रात इसको रगड़ें, आप महीना पूरा रगड़ें, वो सारा यही जो मसला बना हमारे लिए कि ट्रोलिंग, जिसको गाली गलोज, ये ब्रिगेड फलां आ गया, फलां आ गया, ये सारे वहां से फ्लरिश हुए। उस प्रोजेक्ट के हर कंपोनेंट को जब तक आप बंद नहीं करेंगे, ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक दुरुस्त नहीं हो सकता। काज़मी साहब, क्योंकि जाहिर है वो पुराना जमाने को आप भी जानते हैं कि वो फंड कैसे कैसे रूट होते रहे। उसमें फवाद चौधरी साहब का नाम लिया जाता है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा का लिया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका लिया जाता है, इवन सिंध के अंदर वो थे, बलूचिस्तान के अंदर थे सब। तो अब वो खुद ही लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल एक्शन किसी जगह नहीं होगा इस पे। देखें, और फिर जब इसके ऊपर सोशल मीडिया पे कोई नौजवान लिखेगा कि तुम मेरे शऊर की ऐसे तौहीन कर रहे हो, तो फिर हम कहेंगे ये हमने एक ऐसी नस्ल पैदा कर दी है, ये बड़ी बदतमीज नस्ल है। बात यह है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पहले एक साइड पे था, हम बैठ के टीवी पे या अखबार में जो लिख देते थे वो आवाम को कबूल करना पड़ता था। अब वैसा नहीं होगा। सोशल फैब्रिक उस दिन खराब नहीं हुई थी जिस दिन शहीद बीबी की तस्वीरें हेलीकॉप्टरों से आपने फेंकी थी। आपने जैयद सहाफियों का एक ग्रुप बनाया था लाहौर में, जो सब आपसे ज्यादा कौन जानता है, जो इस किस्म के जो मानी जुमले निकालते थे और पूरा कैंपेन चलाया। उस वक्त सोशल फैब्रिक खराब, और शेखर शीख साहब को दिए जाते थे। शेखर शीख साहब किस किस्म की बातें करते, क्या कुछ बातें करते थे। तो ये कहना कि ये सोशल मीडिया ने या नौजवानों ने, नहीं, ये वो नस्ल है जो आप लोगों ने परवान चढ़ाई, ये आपकी जो तरीकाकार था, ये उसका रिजल्ट पे प्राची साहब को एतराज है? नहीं, खुदा ना खास्ता में काज़मी साहब पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो मिसालें आप दे रहे हैं ना, वो उनकी कोई सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई थी। आज जो आज किया जा रहा है, जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, उसको तो ऐसे पेश किया गया कि वो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल उन नौजवानों की बात नहीं कर रहे जो पढ़ी लिखी बात करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन काज़मी साहब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो गालियां देते हैं, जो गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, वो शऊर के नाम पे जो मैंने सोशल फैब्रिक की बात की, आप इसी शो का निकाल के कल देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितना शऊर है और कितनी
अजियत है उन कमेंट्स में बिठाकर, और सारा ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिस ब्रेक ले लिया मैंने। लेकिन अल्टीमेटली फिर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर किसी जगह काम बुरा हो रहा है तो फौरी तौर पे बुराई की टूटी बंद करनी चाहिए, बजाय इसके कि जब पीछे से सारी टैंकी खाली हो जाए तो फिर आप कहें कि ये जिम्मेदार था, इससे पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। मनी साहब, एक फिर वो एक बुनियादी सवाल कि क्या वाकई जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे ही नहीं होंगे? कहा जाता है सिर्फ एक बंदे को पता है, उसका नाम है मियां नवाज शरीफ, इसके अलावा किसी को नहीं पता कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मेरे ख्याल में तो चौधरी साहब हो जाएंगे। वो इसलिए कि मियां नवाज शरीफ साहब बड़े जीरक सियासतदान है, पुराने सियासतदान है, और मेरे ख्याल में बाय फार सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी इस वक्त है। तो मुझे लगता है वो जब वापस तशरीफ लाए हैं और ऐसे हालात में है और मामलात उनके लिए फेवरेबल हो रहे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि इलेक्शन डिले हो, या वो क्यों ये चीज एक्सेप्ट करेंगे कि इलेक्शन डिले हो जाए। हाँ, ये एक आर्ग्यूमेंट जरूर है कि जितनी बेहतरी SIFC की वजह से, क्रैकडाउन की वजह से डॉलर नीचे आ रहा है, स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं, क्या ये ऐसे ही सारी चीजें ठीक करके मियां साहब की हुकूमत को दे दी जाएंगी अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं या आते हैं, या इसका क्रेडिट कोई और क्लेम करना चाहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड? ये आर्गुमेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नहीं सर, क्रेडिट तो उसी को मिल रहा है जिसने ये किया है सब कुछ कंट्रोल। वो तो मियां नवाज शरीफ साहब की झोली में क्रेडिट नहीं जाएगा, बल्कि अगर डॉलर बात कंट्रोल नहीं होगा तो फिर लोग पूछेंगे कि आप आए हैं तो क्यों ये डॉलर फ्री फ्लोट हो गया सोसाइटी में। प्रिसाइसली चौधरी साहब, यही मैंने कहा ना, ये एक आर्ग्यूमेंट है जो कि इसके अंदर बड़ा वजन है कि ये क्या ऐसे ही एक प्रोजेक्ट था कि ठीक है दुरुस्त किया गया और जो भी डिविडेंड है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया। अगर मियां साहब अपना सियासी डिविडेंड या सियासी जो इस वक्त उनके पास ब्राउनी पॉइंट्स हैं, उनके पास जो इस वक्त एक तुर्क का पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, वो पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं करना चाहते, किसी और जमात से शेयर नहीं करना चाहते, तो क्या इस वक्त जो डिविडेंड एस्टेब्लिशमेंट लेड निगरान हुकूमत ने अचीव की है वो आगे कैरी फॉरवर्ड किसी को करने देना चाहते? ये सवाल है। ये इलेक्शन वाकई जनवरी में हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्योंकि PTI को नहीं यकीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन नहीं, और सदर साहब को भी नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है ना कि तारीख नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने, पर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हल्का बदलने वाला मामला फाइनल हो जाए तो हम दे देंगे। मुझे तो लगता है कि जनवरी में नहीं होंगे तो फरवरी में हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि किस किस्म के इलेक्शंस होंगे। आपने एक ऐसे इलेक्शंस करवाने जिसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, मुल्क की एक पॉपुलर जमात को आप हिस्सा नहीं लेने देंगे, नौजवानों को आप हिस्सा नहीं लेने देंगे, तो उससे आपके मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। ये तो वो कॉन्टिन्यूस सर्कल है ना। देखें आप, हुकूमतें जाती हैं, 3-4 महीने के बाद नई चीज शुरू हो जाती है। यहां पे इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुए कितना अरसा हो गया, उस दिन के बाद आप मुझे बता दें एक दिन भी इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया? पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इत्तेहाद हुकूमत में था, और वो आखिर में जाते हुए क्या कह के गए, वो ये इमरान खान ने बड़ा सुकून तो 2018 के बाद नहीं है, 2017 के बाद सर पाकिस्तान में 2014 के बाद नहीं सुकून 2000। आप फिगर्स देख लें ना, आप फिगर्स देख लें कि बीच में कोरोना भी आया, कोविड था, उसके बावजूद पाकिस्तान का GDP किधर था, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ किधर थी, सब कुछ गवर्नमेंट खत्म और उसके बाद किधर गया वो GDP सर? तो वो तो एक हफ्ते के अंदर, तो ये देखें वो उस हफ्ते के अंदर उड़ गया ना। हफ्ते में कोई सरमाया था वो क्या हवा लेगी, उनके लिए तो हफ्ता भी ज्यादा था, उन्होंने दिन में उड़ा देना था। उनके अपने फिगर्स हैं, ये मेरे फिगर्स नहीं, ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जो उनके अपने स्टैटिस्टिक्स हैं वो अपने उनके फिगर्स हैं, मेरे फिगर नहीं, हुकूमत के फिगर्स। अच्छा भाई साहब, ये इलेक्शन अगर जनवरी में हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर नहीं होते तो क्या होगा? इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे ना, मियां नवाज शरीफ के लिए करवाने पड़ेंगे। नहीं, ये ओपिनियन है, सबकी अपनी ओपिनियन है। इलेक्शन तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए करवाने पड़ेंगे। ठीक, आपको पूरी दुनिया आप पे नजरें जमा के बैठी हुई है, बहुत सारी असिस्टेंस जो आपके लिए आ रही है, कोऑपरेशन आ रहा है आपके लिए, बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम है। मसलन कॉमनवेल्थ में हरारे डिक्लेरेशन, अगर आप जो इलेक्शन नहीं करवाते, जमहूरियत नहीं है, तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। अभी भी हम GSP+ इंजॉय कर रहे हैं और वो 2027 तक चला गया। हर साल का $3 बिलियन हमें एडवांटेज मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ ये नहीं है जो आपने फरमाया मियां नवाज शरीफ के लिए, या पीपल्स पार्टी के कहने पे, या PTI के कहने पे, या JJY के कहने पे। हम कहते हैं कि हम एक जमहूरियत हैं,
और हम कहते हैं कि हम एक सही जमहूरियत हैं, हम कहते हैं कि हमारा आइन है, हम कहते हैं कि हमारा आइन फाल है। देखें ना, अभी कल ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने वो बुनियादी सवालात उठा दिए हैं कि निगरान हुकूमत की क्या जरूरत है, और अगर सदर साहब ने तारीख देनी थी दी क्यों नहीं? 90 दिनों में इलेक्शन क्यों नहीं हुए, किसने तारीख देनी थी, क्यों नहीं दी? तो ये सारी चीजें, यानी इन सारी ऑब्जर्वेशन में अभी केस आगे चलेगा, जो भी फैसला आएगा उससे हट के, लेकिन ये सारी सेंसिटाइजेशन है। वक्त खत्म हो गया, ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।